नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के CET ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने बजट का सामान्य परिचय देखा था। अब जो दूसरा लेक्चर हमारा होने वाला है, इसमें मैं बजट के प्रकार की बात करूंगा कि बजट कितने प्रकार का होता है। तो देखिएगा, बजट की अपन बात करें तो बेटा बजट के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें 4 प्रकार तो ये होते हैं और 4 अन्य प्रकार होते हैं। तो देखिए, बजट के प्रकारों की बात करें तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले होता है आधिक्य का बजट। कौन सा बजट? आधिक्य का बजट। आधिक्य का बजट क्या होता है? ऐसा बजट जिसमें सरकार की इनकम तो हो ज़्यादा और सरकार का खर्चा हो कम, इस प्रकार के बजट को आधिक्य का बजट कहा जाता है। ऐसा बजट जिसमें सरकार की इनकम ज़्यादा होती है, खर्चा कम होता है, इस प्रकार के बजट को आधिक्य का बजट कहा जाता है। तो देखिएगा, पहला हमारे सामने आधिक्य का बजट, जिसमें कुल प्राप्तियां, प्राप्ति का मतलब हो सरकार की रिसिप्ट, सरकार की इनकम, ग्रेटर देन कुल व्यय, यानी सरकार का टोटल रिसिप्ट है वो ज़्यादा है, वो टोटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है वो कम है। मान लीजिए सरकार की इनकम हुई है 100 और सरकार का खर्चा है 75, यानी सरकार की इनकम ज़्यादा है और सरकार का खर्चा कम है। तो इस प्रकार के बजट को मेरे दोस्तों आधिक्य का बजट कहा जाता है। दूसरा है संतुलित बजट। संतुलित बजट क्या होता है? ऐसा बजट जिसमें सरकार की आय और सरकार का खर्चा दोनों क्या हो? बराबर हो। इस प्रकार के बजट को संतुलित बजट कहा जाता है। जिसे मान लीजिए सरकार की इनकम भी कितनी है? 100 और सरकार का खर्चा भी कितना है? 100। तो इस प्रकार के बजट को जो कहा जाता है संतुलित बजट कहा जाता है। तीसरा होता है घाटे का बजट। तीसरा होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट क्या होता है? ऐसा बजट जिसमें सरकार की इनकम तो होती है कम और खर्चा होता है ज़्यादा। देखिए, सरकार की कुल प्राप्तियां लेस देन क्या है? कुल व्यय। सरकार की इनकम तो हुई है मान लीजिए 100 और सरकार का खर्चा हो गया 125। तो इस प्रकार के बजट को कौन सा कहा जाएगा? इस प्रकार के बजट को घाटे का बजट कहा जाएगा। तो ये 3 बजट तो बहुत सामान्य से समझने में, कि ऐसा बजट जिसमें सरकार की इनकम ज़्यादा होती है वो आधिक्य का बजट है। ऐसा बजट जिसमें सरकार का खर्चा ज़्यादा है वो घाटे का बजट है। ऐसा बजट जिसमें सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर हो, उसको संतुलित बजट कहा जाता है। चौथा है बेटा शून्य आधारित बजट। ये थोड़ी नई चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है। शून्य आधारित बजट क्या होता है? जनरली क्या होता है, जब सरकार बजट बनाती है तो बेटा वो पिछले वर्ष की आय और व्यय के जो आंकड़े होते हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है। जनरली सरकार बजट बनाते समय पिछले वर्ष की आय और व्यय के आंकड़ों को ध्यान में रखती है। परंतु यदि सरकार ने पिछले वर्ष की आय और व्यय के आंकड़ों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा, पिछले वर्ष की आय और व्यय के आंकड़ों से कोई सरोकार नहीं रखा और बिल्कुल नए सिरे से जो बजट बनाया जाता है उसको शून्य आधारित बजट कहते हैं, उसको जीरो बेस बजट कहते हैं। तो शून्य आधारित बजट क्या होता है? नए सिरे से तैयार किया गया बजट, यानी ऐसा बजट जिसमें सरकार ने पिछले वर्ष की आय और व्यय के आंकड़ों से कोई सरोकार नहीं रखा है, बिल्कुल नए सिरे से जो बजट तैयार किया गया है उसको शून्य आधारित बजट कहा जाता है। और शून्य आधारित बजट है, इसका विकास है सबसे पहले 1970 में अमेरिका में हुआ है। शून्य आधारित बजट है, इसका विकास 1970 में अमेरिका में हुआ है। और भारत में प्रथम बार जो शून्य आधारित बजट है अपन ने भी देखा था 1987-88 में राजीव गांधी के द्वारा रखा गया था। तो देखिए, ये चारों प्रकार के बजट तो आप देख चुके हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की है, अगर हमारे से पूछे कि भारत में प्राय कौन सा बजट बनता है, तो भारत में प्राय घाटे का बजट बनता है। इसीलिए 1997 से भारत के बजट में बजट घाटे को नहीं दिखाया जाता है।
भारत में प्राय घाटे का बजट बनता है। भारत की बजट में आप देखें, बनाने में कई बार हम संतुलित बजट बनाते हैं, क्योंकि बनाते समय तो ये पूर्वानुमान होता है, एक्चुअल पता है वो तो बजट के अंत में चलता है। तो भारत में घाटे का बजट रहता है। भारत में खर्चा ज़्यादा है और इनकम क्या है, कम है। तो पहली बात तो ये आती है कि भारत में घाटे का बजट क्यों बनता है, तो उसके पीछे कारण है। भारत बेटा विकासशील राष्ट्र है। भारत विकासशील राष्ट्र है। यहाँ सरकार अपने खर्चों में कटौती नहीं कर सकती। सरकार जो डेवलपमेंट है उसमें कटौती नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सरकार डेवलपमेंट में कटौती करेगी तो विकास रुक जाएगा। तो सरकार अपने डेवलपमेंट में तो कटौती कर नहीं सकती है और जनता से ज़्यादा टैक्स ले नहीं सकती है, क्योंकि जनता ज़्यादा टैक्स पे करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारत अभी कौन सी अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसलिए भारत में सरकार का खर्चा तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, सरकार की इनकम कम होती है। और इसीलिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो ब्याज के भुगतान पर होता है, क्योंकि हमारे को हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेना पड़ता है। हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेना पड़ता है और हीनार्थ प्रबंधन में आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा। हमारी बजट में आप देखें तो सरकार की इनकम कम हो रही है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। अब बजट में जो घाटा है उसको पूरा करने के लिए हमारे को ऋण का सहारा लेना पड़ता है, और इसी को कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था। ऋण का सहारा लेना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार का सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है वो ब्याज के भुगतान पर होता है। अब बात आए, आपसे अगर पूछे कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ बजट किसे कहेंगे, सर्वश्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ बजट है वो कहा जाता है संतुलित बजट को। अगर ये पूछे कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ बजट कौन सा होता है, तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ जो बजट होता है वो संतुलित बजट होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, बोले सर ने आधिक्य के बजट को सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं कहा, जबकि आधिक्य के बजट में तो सरकार की इनकम क्या है, ज़्यादा है, और सरकार का खर्चा कम है। तो फिर तो सबसे अच्छा बजट है वो आधिक्य के बजट को कहना चाहिए। पर ध्यान रखना मेरे दोस्तों, सार्वजनिक जीवन में आधिक्य के बजट को अच्छा नहीं कहेंगे। एक बात ध्यान रखना, व्यक्तिगत जीवन में आधिक्य का बजट सर्वश्रेष्ठ होता है। पर्सनल लाइफ में आधिक्य का बजट है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी हमारा खर्चा हमारी आय से हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। व्यक्ति के लिए तो ये अप्लाई होता है। पर सरकारों के संबंध में आप देखें तो सरकारों के संबंध में आधिक्य के बजट को अच्छा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, देखो बेटा, आधिक्य का बजट क्या है, आधिक्य का बजट ऐसा है जिसमें प्राप्तियां तो क्या है, ज़्यादा, और वे क्या है, कम। इसको आप आधिक्य का बजट कहते हैं। अब ये अच्छा क्यों नहीं है समझ लीजिएगा, इसको श्रेष्ठ क्यों नहीं कहा बेटा। सरकार को प्राप्तियां किससे होती है, कर से, और वे किस पे करती है सरकार, लोक कल्याण पे, वेलफेयर पे, लोक कल्याण पे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे वे करती है। हाँ, सड़क बनाने पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल वगैरह वगैरह, इनकी व्यवस्थाओं पे सरकार खर्च करती है। अगर किसी देश की सरकार की प्राप्तियां ज़्यादा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस देश की सरकार ने अपनी पब्लिक से टैक्स क्या लिया है, ज़्यादा लिया है, और खर्चा कम है, इसका मतलब उस देश की सरकार ने वेलफेयर क्या किया, कम किया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि सरकार ने अपने विकास को कम कर दिया, सरकार ने अपने विकास कार्यों को रोक दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सरकार ने पब्लिक से लिया तो क्या है, ज़्यादा, क्या लिया है, टैक्स, और वेलफेयर के रूप में दिया क्या है, कम दिया है। इसलिए आधिक्य के बजट को अच्छा नहीं कह सकते। ध्यान रखना, आधिक्य का बजट सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ जो बजट होता है वो कौन सा होता है, सर्वश्रेष्ठ बजट होता है वो संतुलित बजट होता है। आप समझ गए होंगे आधिक्य का बजट श्रेष्ठ क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आधिक्य का बजट बना है तो इसका मतलब सरकार ने जनता से टैक्स के रूप में ज़्यादा लिया है और वेलफेयर के रूप में जो जनता को दिया जाना था वो कम दिया है। इसलिए आधिक्य के बजट को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, यहाँ 4 प्रकार के बजट की हमने बात की है। पहला, आधिक्य का बजट, ऐसा बजट जिसमें सरकार की इनकम ज़्यादा होती है, खर्चा कम होता है, उसको आधिक्य का बजट कहते हैं। दूसरा है संतुलित बजट,
ऐसा बजट जिसमें सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं उसको संतुलित बजट कहते हैं। तीसरा आपने देखा है घाटे का बजट। ऐसा बजट जिसमें सरकार की आय कम है और खर्चा ज़्यादा है उसे घाटे का बजट कहते हैं। चौथा है शून्य आधारित बजट। ऐसा बजट जो बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया जाता है, ऐसा बजट जिसका पिछले बजट से कोई लेना देना नहीं होता है, उसको शून्य आधारित बजट कहते हैं। शून्य आधारित बजट है, इसका विकास 1970 में अमेरिका में हुआ था और ये विकास करने वाले थे पीटर ए पायर। इसका शून्य आधारित बजट है, इसका विकास किया था पीटर ए पायर। इसीलिए पीटर ए पायर को शून्य आधारित बजट का क्या कहते हैं, जनक। अगर हमारे से पूछे कि शून्य आधारित बजट का विकास किसने किया तो पीटर ए पायर ने 1970 में अमेरिका में किया था। इसीलिए पीटर ए पायर को शून्य आधारित बजट का जनक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, भारत में जो शून्य आधारित बजट है वो 1987-88 में पहले बार बनाया गया था। वो बनाया गया था राजीव गांधी के द्वारा। फिर यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत में प्राय कौन सा बजट बनता है। भारत में घाटे का बजट बनता है और भारत में जो बजट घाटा है इसकी पूर्ति करने के लिए हमारे को ऋण का सहारा लेना पड़ता है और बजट घाटे को पूरा करने के लिए ऋण का जो सहारा लिया जाता है उसको हीनार्थ प्रबंधन कहा जाता है, उसको घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। फिर ध्यान रखना, सबसे अच्छा बजट कौन सा होता है, संतुलित बजट है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। आधिक्य का बजट अच्छा नहीं हो, सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। क्यों नहीं होता, कारण मैंने बता दिया है। अगर किसी देश की सरकार ने आधिक्य का बजट बनाया है तो इसका मतलब उसने टैक्स ज़्यादा लिया है और वेलफेयर कम किया है। फिर आगे अपन देखते हैं, बेटा यहाँ नोट करके कुछ बातें लिखी हुई है। शून्य आधारित बजट का विकास 1970 में हुआ, तो मैं आपको बता चुका हूँ किस अमेरिका में हुआ, पीटर ए पायर ने किया। इसीलिए पीटर ए पायर को शून्य आधारित बजट का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। पीटर ए पायर को शून्य आधारित बजट का जनक कहते हैं। तो शून्य आधारित बजट का विकास तो 1970 में हुआ था, पीटर ए पायर ने किया, अमेरिका में किया। इसलिए पीटर ए पायर को शून्य आधारित बजट का जनक कहते हैं। और अब सबसे पहले दुनिया में शून्य आधारित बजट अमेरिका में ही बना और ये 1973 में बना था, जिमी कार्टर के समय। जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो जिमी कार्टर के समय 1973 में शून्य आधारित बजट है, सबसे पहले अमेरिका में बना है। तो अगर ये पूछ ले कि शून्य आधारित बजट किस देश की देन है, तो शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन है। और अमेरिका में पहला जो शून्य आधारित बजट है 1973 में बना था। किसके समय बना था, जिमी कार्टर के समय ये बजट बना था। ध्यान रखना, व्यक्तिगत जीवन में आधिक्य का बजट सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर पर्सनल लाइफ में देखो तो आधिक्य का बजट अच्छा होता है, यानी व्यक्ति के रूप में देखें तो व्यक्ति की इनकम की अपेक्षा खर्चा हमेशा कम होना चाहिए, तभी वो सुखी रह पाएगा। पर सार्वजनिक जीवन में देखें, आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें, एक राष्ट्र के संबंध में देखें तो राष्ट्र के संबंध में बेटा जी संतुलित बजट है वो सबसे अच्छा होता है। क्यों, आधिक्य का बजट अच्छा नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर एक राष्ट्र ने आधिक्य का बजट बनाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने वेलफेयर को कम कर दिया है, पब्लिक से टैक्स ज़्यादा लिया है। तो दोस्तों उस राष्ट्र की जनता, उसमें असंतोष का भाव है वो देखने को मिलेगा, विद्रोह का भाव है वो देखने को मिलेगा। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर आधिक्य के बजट को सर्वश्रेष्ठ ना कह करके हमने संतुलित बजट को श्रेष्ठ कहा है, और व्यक्तिगत जीवन में हमेशा आधिक्य का बजट है वो श्रेष्ठ होता है। फिर बेटा बजट के अन्य प्रकार, बजट के 4 अन्य प्रकार और होते हैं। 4 अन्य प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहले नाम सुन लीजिए। एक तो होता है पारंपरिक बजट, पारंपरिक बजट। एक होता है निष्पादन बजट, निष्पादन बजट। एक होता आउटकम बजट, आउटकम बजट। और एक होता जेंडरिंग बजट, जेंडरिंग बजट। ये बजट के 4 अन्य प्रकार हो रहे हैं। पारंपरिक बजट क्या होता, निष्पादन बजट क्या होता, आउटकम बजट क्या होता और जेंडरिंग बजट क्या होता, पहले इन चारों को समझ लीजिए। बेटा पारंपरिक बजट है, ये वर्तमान बजट का प्रारंभिक स्वरूप है।
प्रारंभिक स्वरूप है। पारंपरिक बजट है ये वर्तमान बजट का प्रारंभिक स्वरूप है। सबसे पहली जो स्टेज है वो आपके पारंपरिक बजट की है ना। ये बजट की शुरुआती रूप है। इस प्रकार के बजट में क्या होता है? इस प्रकार के बजट में सरकार विभागों के लिए राशि का आवंटन कर देती है। राशि का आवंटन होता है, पर इसमें व्यय का ब्यौरा नहीं होता था। व्यय का ब्यौरा नहीं होता था। पारंपरिक बजट वर्तमान बजट का प्रारंभिक स्वरूप है और इस प्रकार के बजट में सरकार विभागों के लिए राशि का आवंटन कर देती थी, पर इसमें व्यय का ब्यौरा नहीं होता था। यानी पारंपरिक बजट में क्या होता था? सरकार विभिन्न विभागों के लिए राशि का आवंटन कर देती थी। जैसे शिक्षा विभाग को इतने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाती है, परिवहन विभाग को इतने करोड़ की राशि आवंटित की जाती है, सहकारिता विभाग को इतने करोड़ की राशि आवंटित की जाती है, सिंचाई विभाग को इतने करोड़ की राशि आवंटित की जाती है, कृषि विभाग को इतने करोड़ की राशि आवंटित की जाती है। अब विभाग जाने विभाग का काम जाने, यानी राशि आवंटित होती थी और वो राशि विभाग के खाते में डाल दी जाती थी। अब बेटा यहाँ केवल राशि का आवंटन हो रहा था, व्यय का ब्यौरा नहीं था। तो यहाँ आवंटित राशि के दुरुपयोग की संभावना क्या थी? ज़्यादा थी। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो ये हो रहा है राशि आवंटित कर दी, विभाग जाने विभाग का काम जाने कि उसको कहाँ खर्च करना, कैसे खर्च करना, कब खर्च करना है, ये विभाग के ऊपर छोड़ दिया गया था। तो ये तो कौन सा बजट होता? ये होता पारंपरिक बजट। तो पारंपरिक बजट वर्तमान बजट का प्रारंभिक स्वरूप है। इसमें विभागों के लिए राशि का आवंटन कर दिया जाता था, पर व्यय का ब्यौरा नहीं होता था। तो इस प्रकार के बजट में आवंटित राशि के दुरुपयोग की क्या थी? संभावना थी। तो दूसरा जो ट्रेंड आया इसका वो आया निष्पादन बजट। दूसरा ट्रेंड आया निष्पादन बजट। और निष्पादन बजट है, इसमें आप देखें तो निष्पादन बजट में राशि का आवंटन प्लस व्यय का ब्यौरा, इन दोनों चीजों को लिया गया। यानी निष्पादन बजट में विभागों को राशि आवंटित की जाती थी और उसके साथ यह बताया जाता था कि आपको ये राशि इस मद पे खर्च करनी है, यानी ये पकड़ो और इसमें आपको ये काम करना है। वो कौन सा बजट है? वो निष्पादन बजट है। अब बेटा यहाँ राशि का आवंटन भी हो गया और व्यय का ब्यौरा भी हो गया, पर यहाँ मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं, ये कह दिया कि लो आपको ये राशि दी जाती, आपको इसमें ये काम करना है। अब आपने वो किया या नहीं किया, इसके मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं थी। तो ये कौन सा बजट था? निष्पादन। जहां केवल राशि का आवंटन होता था, व्यय का ब्यौरा नहीं था, वो पारंपरिक बजट, जो बजट का प्रारंभिक स्वरूप था। राशि का आवंटन और राशि आवंटन के साथ व्यय का ब्यौरा कि आप ये लीजिए, इसमें आपको ये काम करना है, ये कौन सा बजट हो गया? निष्पादन बजट। तीसरा ट्रेंड चला है आउटकम बजट, और प्रशासन में अभी जो बजट बनता है वो आउटकम ही बनता है। आउटकम बजट में तीन चीजें हैं। आउटकम बजट में तीन चीजें हैं। नंबर एक, राशि का आवंटन, व्यय का ब्यौरा, और तीसरा इसमें है मूल्यांकन, आवंटित राशि का मूल्यांकन, ऑडिट। यानी आउटकम बजट होता है, इसमें विभागों को राशि आवंटित की जाती है, उसकी मदें तय होती है कि इतना खर्चा इस मद पे करना है, इतना इस पे करना है, इतना इस पे करना है। और तीसरी बात, इसकी जो ऑडिट होती है, इसका मूल्यांकन होता है कि जिस मद के लिए राशि आवंटित की गई थी वो राशि उसी मद पे खर्च की गई है या नहीं की गई है। इस प्रकार का जो बजट होता है वो कौन सा कहलाता है? आउटकम। और वर्तमान समय में प्रशासन में जो बजट बनता है, सरकारों में जो बजट बनता है वो आउटकम बजट ही बनता है, क्योंकि आपको पता है सरकार के खातों की ऑडिट होती है, विभागों के खातों की ऑडिट करवाई जाती है। तो बेटा पारंपरिक बजट आप समझ गए, ऐसा बजट जिसमें राशि का आवंटन होता है, व्यय का ब्यौरा नहीं होता, वो पारंपरिक बजट है। ऐसा बजट जिसमें राशि का आवंटन भी होता है, व्यय का ब्यौरा भी होता है, वो निष्पादन बजट। तीसरी चीज, ऐसा बजट जिसमें
राशि का आवंटन भी होता है, व्यय का ब्यौरा भी होता है और उसका मूल्यांकन भी होता है। इस प्रकार का बजट है वो आउटकम बजट कहलाता है। और इन तीनों बजटों में आप देखें तो श्रेष्ठ बजट कौन सा होता है? आउटकम बजट होता है, क्योंकि आउटकम बजट में आवंटित राशि के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। मैं तो एक बहुत ही सामान्य उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं, बहुत लोकल उदाहरण देता हूं ताकि आपके आसानी से ये चीज़ फिट बैठ जाए। बेटा मान लीजिए आप किसी शहर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, आप गांव गए हुए हैं और आप वापस पढ़ाई के लिए शहर आ रहे हैं, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको 10,000 रुपये दे के ले बेटा ये 10,000 रुपये ले जा, हाँ जा रहा तू गांव से शहर जा रहा 10,000 रुपये ले जा। अब बेटा 10,000 रुपये तो दे दिए, पर इसके साथ में उन्होंने ये नहीं कहा कि इन 10,000 रुपयों का क्या करना तेरे को। तो ये कौन सा बजट है? केवल आपको राशि आवंटित हुई है, व्यय का ब्यौरा नहीं है, किस मद पे आपको खर्च करना है ये उन्होंने नहीं कहा, ये 10,000 रुपये ले जा। अब बेटा इस प्रकार का बजट है वो पारंपरिक बजट है और इस प्रकार के बजट में आवंटित राशि के दुरुपयोग की संभावना है, क्योंकि आपको 10,000 रुपये दे दिए। अब हो सकता है आप 10,000 रुपये मौज मस्ती पे खर्च कर रहे हो, या पढ़ाई पे खर्च कर रहे हो, या बुक्स पे खर्च कर रहे हो, या कपड़े पे खर्च कर रहे हो। नंबर 2, दूसरी चीज निष्पादन बजट। आप आ रहे थे तो घर वालों ने कहा कि ले बेटा ये 10,000 रुपये ले जा, एक काम कर तेरे लिए 2,000 का खाने पीने का सामान पटक लेना, 2-1,000 के तेरे गर्म कपड़े ले लेना, सर्दी है तो बेटा तेरी किताबों का ध्यान रखना, 2,000 रुपये की किताबें ले लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। ये कौन सा बजट है? ये निष्पादन बजट है। उन्होंने आपको राशि आवंटित की और वे का मदे भी दे दी कि इस पे ये खर्च कर लेना, ठीक है, पर वो आपको देखने के लिए नहीं आ रहे, तो यहाँ भी दुरुपयोग की संभावना तो है। आप झूठ से कह देंगे हाँ मैंने गर्म कपड़े खरीद लिए, किताबें ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तीसरा आउटकम बजट है। समझदार पेरेंट्स होते हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा ये 10,000 रुपये ले जा, एक काम करना ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। और जब वो आपसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि बेटा हमने आपको 10,000 रुपये दे के भेजे थे। बोले हाँ। बोले क्या क्या लाया यार बताना। तो वहाँ आपकी ऑडिट हो रही है, वहाँ आपका मूल्यांकन हो रहा है, तो यहाँ आपके दुरुपयोग की संभावना नहीं रहती, क्योंकि आपको पता है मैंने घर वालों ने जो पैसा दिया, अगर मैंने उन पैसों को किसी दूसरी मद पे खर्च कर दिया तो फिर जब वो मेरे से मिलने आएंगे, मेरे से पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। तो ध्यान रखना इस प्रकार का जो बजट होता है वो आउटकम बजट होता है, और वर्तमान समय में सरकारों में जो बजट बनता है वो आउटकम बजट ही बनता है। तीसरा आप देखिए, तीसरा है जेंडरिंग बजट। जेंडरिंग बजट की अभी अपन ने बात की थी। जेंडरिंग बजट की शुरुआत 1982 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुई है। और जेंडरिंग बजट होता क्या है? अगर किसी देश की सरकार महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख करके बजट बनाती है, अगर किसी देश की सरकार बजट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान है वो महिलाओं के लिए करती है, महिला सशक्तिकरण के जो प्रावधान बजट में ज़्यादा किए जाते हैं, तो इस प्रकार के बजट को जेंडरिंग बजट कहा जाता है। यानी आप ध्यान रखना ऐसा बजट जो महिलाओं को समर्पित होता है उसको जेंडरिंग बजट कहा जाता है। तो ये बजट के 4 अन्य प्रकार हैं। तो देखिए पहला अपने पारंपरिक बजट देखा है, ये वर्तमान बजट का प्रारंभिक रूप है। इसमें व्यय के परिणामों का ब्यौरा नहीं दिया जाता है, यानी केवल राशि का आवंटन होता है, व्यय का ब्यौरा इसमें नहीं होता है, तो इसमें दुरुपयोग की संभावना रहती है। दूसरा है निष्पादन बजट। निष्पादन बजट को कार्यपूर्ति बजट भी कहते हैं। ये कार्य और परिणामों को आधार बनाकर तैयार किया जाता है। अमेरिका में इस प्रकार का बजट है 1951 में हूपर आयोग की सिफारिश पर तैयार किया गया था। तो ध्यान रखना ऐसा बजट जो कार्य और परिणाम दोनों को ध्यान में रख कर के बनाया जाता है उसको निष्पादन बजट कहते हैं। इस प्रकार का बजट है सबसे पहले है वो अमेरिका में बना था 1951 में हूपर आयोग की सिफारिश पर, और भारत में इस प्रकार का बजट 1968 में तैयार किया गया था। तो भारत में निष्पादन बजट है 1968 से बना है। तीसरा है आउटकम बजट। आउटकम बजट में निर्धारित लक्ष्यों का मूल्यांकन करना, देखिए मूल्यांकन और जुड़ गया है, तथा धनराशि के सही मात्रा और मद को सुनिश्चित करना। देखो यहां राशि का आवंटन भी हो गया, राशि आवंटन के साथ लक्ष्य भी हो गए, और इनका मूल्यांकन भी हो गया कि ये राशि लो, इसमें आपको ये करना है, और फिर उसकी ऑडिट होती है कि किया या नहीं किया। तो इस प्रकार का बजट है वो आउटकम बजट है। और भारत में आउटकम बजट है आपको पता 2005 में किसने बनाया?
चिदम्बरम, पी चिदम्बरम के द्वारा आउटकम बजट वो बनाया गया है। चौथा है जेंडरिंग बजट। बेटा जेंडरिंग बजट क्या है? महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बनाया जाने वाला बजट, जिसमें महिला को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है, वो जेंडरिंग बजट होता है। और इस प्रकार का बजट 1982 में सबसे पहले बना और वो ऑस्ट्रेलिया में बना है। ये ध्यान रखने की बात है। तो देखिए बजट के 4 तो अपन ने सामान्य प्रकार पढ़े हैं और 4 बेटा जी अपन ने आधिक्य का, संतुलित, घाटे का और शून्य आधारित बजट पढ़े हैं। फिर अपन बात करें तो बजट में घाटे होते हैं बेटा, इनमें से सूत्र पूछ लिया जाता है। तो घाटे के प्रकार हैं, एक तो होता राजस्व घाटा, एक तो होता राजस्व घाटा। राजस्व घाटे का सूत्र होता राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का अंतर। राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का अंतर है वो राजस्व घाटा कहलाता है। ध्यान रखना शब्द घाटा ही होता है, पर यहां 2 चीजें हो सकती है। राजस्व घाटा, राजस्व घाटे में आप देखें, अगर राजस्व प्राप्तियां ग्रेटर देन है राजस्व व्यय, यानी राजस्व प्राप्तियां ज्यादा और राजस्व व्यय कम है, तो इसमें अपन कहेंगे कि राजस्व घाटा वो धनात्मक रहा है। राजस्व घाटा धनात्मक रहा है, शब्द घाटा ही आएगा। एक ये हो सकता है राजस्व प्राप्तियां लेस देन राजस्व व्यय, तो अपन कहेंगे कि राजस्व घाटा वो कैसा रहा है? ऋणात्मक रहा है। तो सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का जो अंतर होता है वो राजस्व घाटा कहलाता है। राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास में अपन इनको पढ़ने वाले हैं। बेटा राजस्व घाटा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर राजस्व प्राप्तियां ज़्यादा है तो अपन कहेंगे राजस्व घाटा धनात्मक रहा है, और बेटा राजस्व व्यय ज़्यादा रहा है तो अपन कहेंगे कि राजस्व घाटा ऋणात्मक रहा है। इसी प्रकार से होता है पूंजीगत घाटा। पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय का अंतर, इसमें भी दोनों सेम चीज़ें लागू होगी। अगर पूंजीगत प्राप्तियां ज़्यादा है तो अपन कहेंगे कि पूंजीगत घाटा धनात्मक रहा है, और पूंजीगत व्यय ज़्यादा हो तो अपन कहेंगे कि पूंजीगत घाटा ऋणात्मक रहा है। तो राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का अंतर तो राजस्व घाटा होता है। पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय का अंतर है वो बेटा वो पूंजीगत घाटा होता है। ये पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, इनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। फिर है बजट घाटा। बजट घाटा होता है बेटा कुल प्राप्तियां और कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अंतर। प्राप्तियां भी दोनों कौन सी? राजस्व और पूंजीगत। प्राप्तियां भी दोनों राजस्व और पूंजीगत, और वे भी दोनों राजस्व और पूंजीगत। तो कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अंतर है वो आपका कौन सा कहलाता है? वो बजट घाटा कहलाता है। फिर है राजकोषीय घाटा। बेटा ध्यान रखना, सरकार का जो बजट घाटा है, इस बजट घाटे में सरकार के ऋण और अन्य जितने भी दायित्व हैं इनको जोड़ दिया जाए तो ये आपका राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो देखिए बजट घाटे में सरकार के जितने भी ऋण और अन्य दायित्वों को जोड़ दिया जाता है तो ये राजकोषीय घाटा कहलाता है। फिर है बेटा वो प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है? यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा दिया जाए, राजकोषीय घाटे में से सरकार की जो ब्याज का भुगतान है वो घटा दो, तो वो कौन सा घाटा बनता है? वो प्राथमिक घाटा बनता है। वो प्राथमिक घाटा बनता है। तो बजट से जुड़े हुए घाटे हैं, ये तो व्यापार से संबंधित है। व्यापार घाटा निर्यात और आयातों का अंतर होता है। तो देखिएगा, अब पहले तो ये 5 प्रकार के घाटे आपने देखे। यहाँ अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा घाटा कौन सा होता है तो नोट करके ध्यान रखना, सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा होता है। अगर पूछे कि सबसे बड़ा घाटा कौन सा होता है तो ये जो घाटे अपन पढ़ रहे हैं इनमें सबसे बड़ा घाटा होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। ध्यान रखना, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का अंतर राजकोषीय घाटा है। पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय का अंतर है वो पूंजीगत घाटा है। कुल प्राप्तियां और कुल व्यय का अंतर है वो बजट घाटा है।
यदि बजट घाटे में ऋण और अन्य दायित्वों को जोड़ दिया जाए तो राजकोषीय घाटा बनता है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा दो तो वो प्राथमिक घाटा बनता है। और मेरे बच्चों, अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा घाटा कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा जो घाटा होता है वो मेरे बच्चों राजकोषीय घाटा होता है, क्योंकि राजकोषीय घाटे में बजट घाटे में ऋण और अन्य दायित्व भी जुड़ जाते हैं। इसलिए सरकार का सबसे बड़ा घाटा अगर पूछा जाता है तो वो कौन सा है, वो है राजकोषीय घाटा। अब बात की जाए कि घाटे का सबसे नवीन रूप कौन सा है, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। तो घाटे का सबसे नवीनतम रूप प्रभावी राजस्व घाटा है। घाटे का सबसे प्रभावी रूप है वो कौन सा है, जो नवीनतम रूप है वो प्रभावी राजस्व घाटा है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? कई बार क्या होता है, सरकार को राज्य की योजनाओं के ऊपर भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य की योजनाओं पर भी खर्चा करना पड़ता है। सरकार को राज्य की योजनाओं पर, केंद्र सरकार को राज्य की योजनाओं पर भी खर्चा करना पड़ता है। अब जब केंद्र सरकार का आप घाटा निकालते हो तो केंद्र सरकार की टोटल रिसिप्ट और केंद्र सरकार का टोटल जो एक्सपेंसेज है, इसका अंतर है वो आप घाटा कह देते हो। पर केंद्र सरकार ने कहा कि साहब इसमें से कुछ खर्चा तो हमारा ऐसा है जो हमने राज्य की योजनाओं पे खर्च किया है, तो राज्य की योजनाओं पे होने वाला खर्चा उसको घटाओ, क्योंकि कुछ खर्चा हमने राज्यों की योजनाओं पे किया है। तो राज्य की योजनाओं पे होने वाला खर्चा है, घाटे में से घटा दो, और घाटे में से राज्य की योजनाओं पे होने वाला खर्च घटाने के बाद में जो बचता है वो प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, घाटे का सबसे नवीनतम रूप है वो प्रभावी राजस्व घाटा है। तो दोस्तों जो हमारा लेक्चर नंबर 2 हुआ, इसमें हमने घाटे के प्रकार देखे। बड़ी महत्वपूर्ण बात देखी है। पहले तो बजट के प्रकार देखे, तो बजट में अपन ने आधिक्य का बजट देखा, संतुलित बजट देखा, घाटे का बजट देखा, शून्य आधारित बजट देखा, फिर बजट के 4 अन्य प्रकार देखे, पारंपरिक बजट देखा, निष्पादन बजट देखा, आउटकम बजट देखा, जेंडरिंग बजट देखा, और उसके बाद हमने घाटे के प्रकार देखे हैं। घाटे के प्रकार में अपने राजस्व घाटा पड़ा, पूंजीगत घाटा पड़ा, बजट घाटा पड़ा, राजकोषीय घाटा पड़ा और प्राथमिक घाटा पड़ा है। अगली क्लास में मैं आपको राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। उसकी चर्चा हमारी अगले लेक्चर में होगी। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।